हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि वेलकम टू माय चैनल। आज 26 नवंबर है, नेशनल लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं इसको। सो होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, है ना। देखिए, आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में एक ऐसे खास टॉपिक पे जिसमें द हिंदू ने काफ़ी अच्छे से कवर किया। बेसिकली टॉपिक क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई आज, क्यों हमें इन चीज़ों पे फोकस करने के 21st सेंचुरी में नीड्स को अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। 2020-2030 के जो डिकेड्स आने वाले 2 डिकेड्स हैं, इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके कारण मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिस रवि है। देखिए, करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। करंट कॉन्टेक्स्ट है कि एक तरीके का डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर, या गवर्नमेंट के जो भी डिफेंस एरिना है उसके अंदर, कि इंडिया को कई सारे ट्राईलेटरल और मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइजेज को और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहना क्या चाह रहा है, अपन उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि देखिए, द हिंदू ने कवर किया, बड़े अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, द इंडिया डिस्कसिंग मोर ट्राईलेटरल नेवल एक्सरसाइजेज। 25 नवंबर का ये कल का यानी ये आर्टिकल है हिंदू में। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है ना, कि जो भी इंडिया की इंगेजमेंट है ट्राईलेटरल एक्सरसाइजेज, जिसमें तीन से ज़्यादा देश मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस है, पिक्चर को आप ध्यान से देखना, इसमें बहुत ही फेमस है, बहुत ही ग्लैरिंग एग्जाम्पल है ट्राईलेटरल एक्सरसाइज का, जिसमें एक्चुअली ट्राईलेटरल भी नहीं, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का, जिसमें आप ध्यान से देखो तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और बहुत ही रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया। मैं बात कर रहा हूँ मालाबार एक्सरसाइज की। हर किसी को पता होगा मालाबार नेवल एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3 देशों का, जो अभी इस साल सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने 2007 या 8 के बाद पार्टिसिपेट किया है, पहली बार पार्टिसिपेट किया ऑस्ट्रेलिया ने इतने लंबे अंतराल के बाद। उसका रीजन भी था, है ना। रीजन क्या है, अपन आने वाले सेक्शंस में बात करेंगे। सो ये जो ट्राईलेटरल एक्सरसाइजेज और जो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इसका कॉन्सेप्ट बस इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश, दो से ज़्यादा देश, लाइक 3 या 3 से ज़्यादा देश अगर आपस में डिस्कशन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उसको अपन ट्राईलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोलेंगे। जिसके बारे में और एक्सरसाइजेस की इंगेजमेंट बढ़ाने की बात, ऐसा डिफेंस एरिना के अंदर में तरीके का डिस्कशन चल रहा है, अपन इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी हुआ क्या है बेसिकली, कि 2 नए ट्राईलेटरल नेवल एक्सरसाइजेज हैं जिस जो डिस्कशन के अंदर में है। मतलब इसके ऊपर बातचीत चल रही है, एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में, और दूसरा फ्रांस जो है वो चाहता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो नेवल एक्सरसाइज है आस इंडेक्स के नाम से, उसको वो ज्वाइन करे। कहना क्या है कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और जो इंडोनेशिया, ये 3 नेशंस हैं, इंडियन ओशन ऑरिजिन और इंडो पैसिफिक रीजन में। बर्ड को आप ध्यान से रखना, इंडो पैसिफिक रीजन एक ऐसा इंपॉर्टेंट बर्ड है जिसने काफ़ी हद तक इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक चेंजेस किए हैं इस इंडो पैसिफिक शब्द ने। क्योंकि इसको लेके चाइना और रशिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। और व्हाट वी थिंक अबाउट इंडो पैसिफिक, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा यूनाइटेड स्टेट्स का, जापान का जो कॉन्सेप्ट है इंडो पैसिफिक का, वो कम्प्लीटली अलग है जो चाइना और रशिया का कॉन्सेप्ट है इंडो पैसिफिक को लेके। जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ ईस्टर्न अफ्रीकन, ईस्टर्न अफ्रीका, मैदागास्कर और मोजाम्बिक के रीजन से लेके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पूरा का पूरा पूरा का पूरा इंडियन ओशन और पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन को अगर एक साथ कंसीडर कर दें, तो जो पहले एशिया पैसिफिक कहलाती थी ना, उसी को इंडो पैसिफिक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका एक्चुअली में पहली बार यूज और पहली बार इंडिया में ही हुआ था, जब हमारे देश में हमारे पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए जापान के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इस वर्ड को पहली बार यूज किया था। तब से लेके इंडो पैसिफिक ने काफ़ी हद तक तहलका मचा के रखा हुआ है पूरे के पूरे इंटरनेशनल एरिना में। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो नेवल एक्सरसाइज है आस इंडेक्स के नाम से, फ्रांस इसको ज्वाइन करना चाहता है। फ्रांस क्यों इसको ज्वाइन करना चाहता है? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है मोस्टली इंडो पैसिफिक रीजन में ही होती है। और फ्रांस का क्या स्टेक है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो मैं बताऊंगा आगे। इंडोनेशिया आपको पता होगा, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें उसके हिसाब से, तो इसको इसके बीच में एक तरीके का चल रहा है कि हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में एक तरीके का नेवल एक्सरसाइज करेंगे। आखिर क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, लाइक वाई डू वी नीड दैट? अपन इसके बारे में भी बात करेंगे जल्दी ही। सो बेसिकली है क्या कि जो जिस तरीके से इंडिया का क्लाउड और इंडिया का जो फर्म कमिटमेंट है कि हम एक इंडो पैसिफिक, एक ऐसा इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं जो स्टेबल हो, है ना, ओपन हो, सबके लिए ओपन हो, ट्रेड के लिए ओपन हो, पीसफुल रीजन हो। आसियान कंट्रीज, जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं, दे मस्ट बी वेरी मच पीसफुल इन द रीजन। उनके साथ किस तरीके का वॉर वगैरह ना हो इस रीजन में, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी कंट्री चाहती हैं कि इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको इस लेवल पे पहुंचाया जाए, ताकि जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना है। 2 रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं अभी हाल में, जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि हाँ, किस तरीके से
फ्रांस के जो स्टेक है, फ्रांस की जो इंपॉर्टेंस है वो इस रीजन में काफ़ी हद तक बड़ी है। देखो क्या हुआ था मार्च में कि इंडिया और फ्रांस ने पहली बार एक ज्वाइंट पेट्रोलिंग किया था रियूनियन आइलैंड जो इंडियन ओशन रीजन में है, वहां से कंप्लीट इंडियन ओशन रीजन में उस रियूनियन आइलैंड, देखो रियूनियन आइलैंड आपको मिलेगा सेशल्स के पास, सेशल्स से कभी काफ़ी नीचे, मॉरिशस से भी नीचे, वहाँ पे वो आइलैंड जो है उस पर एक तरीके का वो फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है। ओवरसीज टेरिटरी क्या होती है कि फ्रांस की गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है इस पर्टिकुलर आइलैंड को, जो कि इंडियन ओशन में है ना। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये देखो आप मैप में जो आपको मेडागास्कर का जो रीजन है, लेट्स मी जूम इट, ये जो रीजन आपको दिख रहा है रियूनियन आइलैंड, ये रियूनियन आइलैंड फ्रांस के अंडर में आता है, जहां से लेके इस पूरे इंडियन ओशन में इंडिया और फ्रांस ने पहली बार एक तरीके का ज्वाइंट पेट्रोलिंग किया है। ये पहली बार कहने का क्या मतलब है, सारे ओवरसीज टेरिटरी हैं फ्रांस के, जो भी ब्लू कलर से मार्क्ड है, न्यू कैटेलोनिया, फ्रांस, फ्रेंच गिनी, उसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जैसे कि और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे अबू धाबी, ग्वादर, ये सब इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स भी हैं काफ़ी हद तक, जो इस पर्टिकुलर इंडियन ओशन रीजन में इंपॉर्टेंस को बताते हैं। मलक्का स्टेट, जबूती, इन सब के बारे में भी बात करेंगे जब हम चाइना एंगल की बात करेंगे बेसिकली। सो ये क्या हुआ था कि पहली बार फ्रांस, इंडिया ने अपने नेबरहुड पॉलिसी के बियॉन्ड जाके, क्योंकि आज तक हमारी जो भी पेट्रोलिंग होती थी वो अपने मैरीटाइम नेबर के साथ ही होती थी, लाइक इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके साथ मिलकर करते थे। तो हमने पहली बार फ्रांस के साथ मिलकर ऐसा किया है, जो कि एक मैरीटाइम जो हमारा नेबर है उसके बियॉन्ड था, जिसका आप यहाँ पे हिंदू में आर्टिकल भी देख सकते हैं कि ना, फर्स्ट इंडिया फ्रांस कंडक्ट ज्वाइंट पेट्रोलिंग फ्रॉम रियूनियन आइलैंड, जिसमें इंडिया का जो पोसाइडन 8-1 एयरक्राफ्ट है उसने पार्टिसिपेट भी किया था। उसके अलावा दूसरा इंसिडेंट क्या है कि जो फ्रांस है वो पहला ऐसा कंट्री बना जिसने अपना एक लाइजन ऑफिसर नियुक्त किया है, जो भी इंडियन नेवी की जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है जो गुरुग्राम में सिचुएटेड है, उसमें पहला बार फ्रांस ने अपनी एक लाइजन ऑफिसर, जो बियॉन्ड है, लाइक इंडिया के बाहर का कोई पहला देश जिसने लाइजन ऑफिसर यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर पे जो कोऑर्डिनेशन इंडिया और फ्रांस का नेवी को लेकर उसको इंक्रीज करने के लिए, जो भी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है इस रीजन में उसको इंप्रूव करने के लिए अपॉइंट किया है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने भी जल्दी ही अपॉइंट कर दिया है। तो ये दो इंपॉर्टेंस है जो फ्रांस की स्टेक को बताते हैं कि फ्रांस कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडियन ओशन रीजन में। उसका रीजन मैंने आपको बताया रियूनियन आइलैंड, और इसके अलावा कई सारे और भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम आगे बात करेंगे चाइना एंगल, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। So as we are discussing why do we need that, the question here remains why do we need more similar naval engagements, the question remains the same। देखो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट कोट था जो कई साल पहले, लाइक काफ़ी साल पहले किसी सदी में कहा गया था। अल्फ्रेड महान एक बहुत ही अच्छे हमारे मैरीटाइम एक्सपोनेंट थे, उनका कहना था कि whoever controls the Indian Ocean, आने वाले समय में जो भी इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो एशिया को डोमिनेट करेगा। दिस ओशन इज द की टू द 7 सीज इन द 21st सेंचुरी, द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड ऑन इट्स वाटर्स। एक अल्फ्रेड महान जो मैरीटाइम एक्सपोनेंट थे, उनका कहना है कि जो भी इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो एशिया को डोमिनेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका रीजन है क्योंकि आप दुनिया के इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को देख लो, मलक्का स्टेट देख लो, पर्शियन गल्फ देख लो, बेबल मंडेब स्टेट देख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो हैं, दुनिया के कई सारे आइलैंड्स देख लो आप, वो इस इंडियन ओशन रीजन में पाए जाते हैं। दुनिया का लगभग 1/3 जो होता है ना ट्रेड, वो इस रीजन से होता है। और अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल की, जो पर्शियन गल्फ से सारे के सारे ऑयल लगभग पर्शियन गल्फ से निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के साथ इंट्रिग होके ही जाते हैं। तो इसी कारण इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जो कि अल्फ्रेड महान ने भी काफ़ी पहले ही कह दिया था। आई एम फॉरगेटिंग अ नेम, एक यूनाइटेड स्टेट्स के किसी लीडर का कहना था कि जो इंडियन ओशन को लीड करेगा वो पूरी दुनिया को लीड करेगा। और उसके साथ साथ एक और वर्ड उन्होंने ऐड किया था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द थिंग, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट उस पर भी लिखा हुआ था। तो इस कोट के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना कि कितनी इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशन रीजन की, वो आप खुद इमेजिन कर सकते हो। दूसरा चाइना एंगल, चाइना एंगल सबको पता होगा, हर किसी इंसान को चाइना एंगल के बारे में पता होगा। जिस तरीके से चाइना ने स्टिंग ऑफ पल्स थ्योरी के अंदर मालदीव, श्रीलंका, जबूती, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो खैर उनके उसका लाइक अंदर में ही है पूरी कंप्लीटली, तो ग्वादर पोर्ट, अभी ईरान में $400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है। उसके अलावा कंबोडिया, थाईलैंड, जो करा कैनाल है उसके ऊपर जो भी चाइना की जो बातचीत चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने जिस तरीके से इंडिया को इंसर्कल किया इंडियन ओशन रीजन में, वो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको कम करती है, उसको थ्रेट देती है। हम ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि एक फॉरेन पावर हमारी मैरीटाइम डोमेन, हमारी मैरीटाइम जो भी सिक्योरिटी उसको थ्रेट करे। सो इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया की इंपॉर्टेंस इस रीजन में काफ़ी तक बढ़ जाती है, इंडिया की इंगेजमेंट बढ़ जाती है। हम किसी भी तरीके से चाइना को डोमिनेट नहीं करने दे सकते इंडियन ओशन रीजन में। उनके पास सबमरीन्स हैं,
बहुत सारे सबमरीन्स हैं, बहुत सारे, जो कि कुछ समय पहले एक न्यूज़ में भी था कि 2 सबमरीन्स उन्होंने डॉक कर दिए थे यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट पे, जिसके कारण काफ़ी हद तक कंसर्न की बात हो गई थी इंडिया के लिए। तो दैट्स नॉट कूल कि चाइना का इतना क्लाउड बढ़ते जा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, और किसी भी एंगल से हम इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि चाइना हमारे इतने आसपास इतना ज़्यादा अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाए। ठीक है, मालदीव में काफ़ी हद तक अब्दुल्ला यमीन जब वहाँ के जब प्रेसिडेंट थे तब काफ़ी हद तक उन्होंने हमारे इंडिया चाइना के और इंडिया मालदीव और चाइना के रिलेशनशिप को और मालदीव इंडिया के रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, डैमेज पहुंचाया था अब्दुल्ला यमीन ने। तो इसके कारण चाइना का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी रही है ईस्टर्न आसियान कंट्रीज़ के लिए, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, इन सब के साथ जो हमारी इंगेजमेंट है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव करनी पड़ेगी अगर हम चाइना की फर्म कमिटमेंट को इस रीजन में कम करना चाहते हैं। इसके अलावा इंडिया का जो रिलायंस है 3S मेरे अकॉर्डिंग सेफ, स्टेबल और संपूर्ण इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन, इन सारी चीज़ों को अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस इंडिया से ज़्यादा दुनिया में किसी देश के लिए नहीं होगी। हमारी नॉटिकल माइल्स, हमारी वहाँ पे जो भी रीजन है जहाँ तक हम डोमिनेट करना चाहते हैं, जो हमारा अपने अंडर में आता है ईस्ट इकोनॉमिक जो जोन होता है हमारा, उसके अंदर हमारा काफ़ी हद तक जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं इसरो के द्वारा, हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उस रीजन में, और यूएन क्लोज के अंदर जो भी रीजन हमें एलोकेट किए गए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन ओशन रीजन की इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सो ओवरऑल इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को अगर हम बात करें, सेफगार्ड करना है, तो इंडियन ओशन रीजन में जो भी हमारे इंगेजमेंट्स हैं इंडोनेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ, म्यांमार के साथ, इन सबको काफ़ी हद तक इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन पूरी की पूरी चल रही है कि हमें काफ़ी हद तक और ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस को बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली विद फ्रांस, जर्मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मनी का भी काफ़ी स्टेक है इस रीजन में। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी डिस्कशन चल रही है। इसके अलावा मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इंडियन ओशन रीजन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पे हर कोई अपनी ट्रेन चलाना चाहता है, अपने देश में ट्रेन बनाता है और यहाँ चलाना चाहता है। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खेलने वाले बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन कितने लंबे समय तक खेल सकता है, वो इंडियन ओशन को डोमिनेट करेगा, चाहे चाइना हो या इंडिया हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री की बात कर लें हम। ये थी। इसके अलावा मैं इन शॉर्ट बता दूं हमारे ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइजेज किसके किसके साथ है। बहुत ही फेमस मालाबार मैंने बताया आपको, सितमैक्स एक्सरसाइज जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुई है अंडमान सी में, जिसमें इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के सेकंड एडिशन हुई, जो कि लेटरल 2019 में स्टार्ट हुआ था। ये 2 एक्सरसाइजेज हम करते हैं। इसके अलावा इंडिया इंडोनेशिया के बीच इंडिया इंडो कॉर्पेट जो हमारा एक्सरसाइज है, पेट्रोलिंग एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपसे बताया अभी थोड़ी देर पहले, उस तरीके से फ्रांस के साथ बरून एक्सरसाइज इंडियन नेवी की चलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज थे जिसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। सो एट द एंड ऑफ द डे आई वुड रिक्वेस्ट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। लिंक मैंने 2-3 लिंक बहुत इंपॉर्टेंट PDF बना के और काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। ईस्ट एशिया फोरम की एक बहुत अच्छी आर्टिकल आई थी 2011 में, उसको पढ़ना आप, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। So this is Ravi Chandra UPSC CSC signing off. Thanks for watching. Keep loving me. Thank you.